जी, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करती और जो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं वो अदा नहीं करती, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वो ब्रीच हो जाता है। When a party to the contract fails to perform his obligation under a contract, it is called a breach of contract. When one party to contract breaches the contract, the following remedies are available to the aggrieved party against the guilty party. गिल्टी पार्टी कौन है? जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, जिसने खिलाफ वर्जी की और जिसने जो अपनी ऑब्लिगेशंस थी कॉन्ट्रैक्ट की वो पूरी नहीं की। और एग्रीव्ड पार्टी वो होगी जो कॉन्ट्रैक्ट तो करना चाहती है मगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उससे जो नुकसान हुआ और वो उस नुकसान का अजाला कैसे कर सकती है और कोर्ट्स ने उसको क्या राइट्स दिए हुए हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती जो कि उसे पूरा करना चाहिए था और वो दूसरी पार्टी को मना कर देती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, जो पार्टी अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करती उसे डिफ़ॉल्टिंग पार्टी कहते हैं। ठीक है, और जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी या गिल्टी पार्टी और दूसरी पार्टी जिससे नुकसान हुआ हो उसे हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि ये कुछ रेमेडीज़ हैं एग्रीव्ड पार्टी के लिए जो उसको कंपनसेट करते हैं। नंबर 1 पे है कि सूट फॉर रेसियन। रेसियन हमने पहले पढ़ा था, वो क्या था? उसका मतलब कि कैंसल करना, कैंसलेशन को कहते हैं। अब यहाँ पे है सूट फॉर रेसियन, कैंसलेशन, एक्सोरेशन। ठीक है, A rescission of contract means the right of a party not to perform the contract. When one party refuses to perform his obligation, the other party is discharged from his obligation under the contract. जाहिर सी बात है, अगर एक पार्टी जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर देती है तो दूसरी पार्टी जो है वो भी डिस्चार्ज हो जाती है अपनी ऑब्लिगेशन से, अपनी जिम्मेवारियों से जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से उसे पूरा करना होती हैं। द एग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट फॉर रेसियन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी या डिफॉल्टिंग पार्टी फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है अब वहाँ पे उसको राइट हासिल है कि वो केस कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल करने पर गिल्टी पार्टी या डिफॉल्टिंग पार्टी के खिलाफ इन द शेप ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द कोर्ट ग्रांट्स रेसियन द एग्रीड पार्टी कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द गिल्टी पार्टी। और ये सेक्शन है 75। मतलब कि जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो एग्रीड पार्टी समझती है कि अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता और अब एग्रीड पार्टी भी अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ जिसमें उसने गुड्स बेचने का वादा किया था, कि उसने वादा किया कि 10,000 के गुड्स जो है वो बी को बेचेगा। और अब बी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे गुड्स दे दें 10,000 की, और जैसे ही आप गुड्स की डिलीवरी लेके मेरे पास आएंगे वैसे ही मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, कि कोई भी आपको इसमें दिक्कत पेश नहीं आएगी। और शर्त क्या रखी कि जैसे ही आप गुड्स लेकर आएंगे, डिलीवरी लेकर आएंगे, वैसे ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। मगर अब ए मना कर देता है कि फ़लाँ तारीख में गुड्स लेकर नहीं आऊँगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो बी कहेगा ठीक है, अगर वो गुड्स नहीं ला रहा तो मैं भी पैसे नहीं दूंगा। बात तो ऐसे ही थी ना कि वो
उसने कहा कि मैं आपको 10,000 की चीज़ें दूंगा, गुड्स दूंगा, और उसने कहा कि बी ने कि आप ठीक है लेके आ जाएं, जैसे आप लेके आएंगे मैं आपको उसी वक्त पेमेंट कर दूंगा। और ए जो अब अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अब बी भी अपनी ओब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गया। अब बी जो है वो भी कहेगा कि ठीक है, अगर वो गुड्स लेकर नहीं आ रहा तो मैं फिर पैसे किस चीज़ के दूंगा, मैं भी फिर पैसे नहीं देता। इसी तरह की जो मिसाल दी गई है बुक में, वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई सीमेंट टू बी, कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को सीमेंट जो है सप्लाई करेगा, और बी मुत्तफिक हुआ और उसने कहा कि जब आप डिलीवरी लेके आएंगे सीमेंट की तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ए डज नॉट सप्लाई, अब ए ने क्या किया, उसको सप्लाई नहीं किया। बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू पे, अब बी क्या है, वो भी डिस्चार्ज हो गया अपनी जिम्मेवारी से कि वो भी उसको पेमेंट नहीं करेगा। बी कैन रिसीव द कॉन्टैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, अब बी क्यों क्या है कि उसको राइट हासिल है कि वो केस करके अपने जो डैमेजेस हैं वो वसूल कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज pledges ornaments to B and gets a loan. A does not return the loan to B. B may rescind the contract and refuse to return the ornaments. ठीक है, क्यों आजकल ऐसे होता भी है कि बैंक्स में भी होता है कि आप जेवर रखवा के कर्जा ले लेते हैं। ठीक है, अब कर्जा जब आप भरेंगे तो आपको जेवर वापस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पैसे भी ना भरें, पैसे भी वापस ना करें किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पार्टी को, और आप कहें कि हमारा जो जेवर है वो भी वापस कर दें, तो ऐसा नहीं होता। जब आपने कर्जा लिया था तो जेवर रखवाए थे, आपने ऑर्नामेंट्स रखवाए थे, और जब आप कर्जा वापस कर देंगे अपने ऑर्नामेंट्स भी आप वापस कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब नंबर 2 पे आ जाता है कि सूट फॉर डैमेजेस। अब डैमेज क्या होता है, डैमेज होता है नुकसान, मुजरात या ज़रर। अब कानून की नज़र में देखते हैं कि डैमेजेस कानून की नज़र में क्या है। कानून की नज़र में हर मुजरत नहीं होती जब तक कि वो कानूनी मुजरत ना हो, और कानूनी मुजरत वो है जो किसी शख्स के हक पर असरअंदाज हो। ठीक है, कानूनी मुजरत वो होगी जो किसी शख्स या किसी चीज़ के हक पर जब वो असरअंदाज होती है, या इसकी जायदाद में बिला अख्तियार जायज़ या इजाज़त सरीह या मानवी के बगैर मुदाखलत की वजह से मस्तूजब अदायगी हर्जा हो सकता है कि एक शख्स किसी फेल नाजायज़ की बिना पर कानून की निगाह में मुतज़र्रर हो, लेकिन फिल वाक़े इसको कोई हकीकी नुकसान ना पहुंचा हो। यानी कि कानून की निगाह में हो कि उसको वो मुतज़र्रर है, नुकसान ज़्यादा है, ज़रर ज़्यादा है, लेकिन फिल वाक़े जो है वो कहता है कि इसको हकीकी नुकसान ना पहुंचा हो, इसके बावजूद खाती मुस्तजिब अदाई हर्जा करार दिया जाएगा। लेकिन वो कहता है कि इसके बावजूद भी उसको जो मुस्तजिब अदाई हर्जा होगा वो करार दिया जाएगा क्योंकि इसने इस शख्स के हक पर हमला किया था। ये ज़रूरी नहीं है कि मुजरत उम्दा पहुंचाई जाए, या मुआंदाना या इत्तफाकी भी हो सकती है कि वो जो उसने मुजर पहुंचाई थी, बेशक उसका कोई इरादा ना हो उसको करने का, लेकिन क्या है कि इत्तफाकी तौर पर भी ये हो सकती है। मुकदमा टॉर्ट में मुजरत कानूनी की तलाफी हर्जा से की जाती है। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें वो कहता है कि ऐसे मुकदमात में जो मुजरत कानूनी की तलाफी जो है, जो उसका क्लेम जो है, जो उसका अजाला जो है वो हर्जा से किया जाता है, फाइन से किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से ही ये एक सूट फॉर डैमेजेस है, एक रेमेडी है एग्रीड पार्टी के लिए कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करती तो वो सूट कर सकता है
फॉर डैमेजेस। ठीक है, द डैमेजेस आर अ मॉनेटरी कंपनसेशन। मॉनेटरी कंपनसेशन मतलब पैसे की सूरत में। awarded by the court to the aggrieved party for the loss suffered by him as a result of breach of contract. The aggrieved party can claim the following kinds of damages. कि जब एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो उसके बदले में जो डैमेजेस होते हैं तो एग्रीड पार्टी है वो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकती है और कुछ काइंड्स हैं डैमेजेस की जो वो क्लेम कर सकती है। नंबर ए पे है जी ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस अराइज डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डायरेक्टली ही यानी कि अराइज हो जाते हैं इन द रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द ऑर्डिनरी डैमेजेस आर यूजुअली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लॉस। अमूमन वो कहता है कि जो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं वो एक्चुअल लॉस पे ही बेस करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स द डैमेजेस पेएबल और द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ ब्रीच। कि जो डैमेजेस रिसीव होंगे, कहता है कि सेल ऑफ गुड्स के एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मिसाल के तौर पे, तो जो पेएबल थे और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन द पार्टीज के जो पेएबल होंगे वो डिफरेंस देखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस को एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो डिफरेंस होगा वो उसी दिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ होगा उसी दिन मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को देखते हुए एक्चुअल लॉस का अंदाज़ा लगाया जाएगा। दे आर आल्सो कॉल्ड जनरल डैमेजेस। तो ऐसे जो डैमेजेस होते हैं वो कहता है कि जनरल डैमेजेस होते हैं। मसलन जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो एक जब एग्रीड पार्टी नुकसान उठाती है तो फिर एग्रीड पार्टी अपने नुकसान के लिए क्लेम करती है दूसरी पार्टी से। ए ने बी से वादा किया कि वो 50 बोरियां गंदम की 1000 के लिहाज से बी को देगा, मगर जब डिलीवरी की तारीख आई तो ए को डिलीवरी नहीं किया गया और ए ने मना कर दिया, और जब वो बाहर से गंदम खरीदता है तो वही बोरी उसे 1200 रुपए की मिलती है। यानी कि मिसाल के तौर पे जब उसने कॉन्टैक्ट किया ए ने बी के साथ कि वो उसको गंदम की बोरी देगा 1000 के लिहाज से, अब एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द सर्टन डेट जो ए है उसने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट तो था 1000 का ना, अब क्या हुआ, बी को नुकसान तो हो गया। एक तो वो उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, अब बी ने तो उसकी ज़रूरत है, उसने गंदम तो लेनी है, तो उसने जो राब्ता किया जब मार्केट से तो वही बोरी उसको 1200 रुपये में पड़ गई। ठीक है, वहाँ से ले रहा था तो 1000 की है, अब जो मार्केट प्राइस जो है उसकी जो उसको बैग मिला वो 1200 का मिला। ठीक है, पर बैग ऑफ वीट। अब ये जो यहाँ पे वो 200 जो एक्स्ट्रा दे रहा है उस बोरी पे, ये इसका जनरल लॉस है और ये लॉस जो है वो दूसरी पार्टी से रिकवर कर सकता है। फॉर द लीव ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट देन ही कैन कॉन्टैक्ट टू कोर्ट एंड रिसीव द एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम द court in the shape of damages. Here the example is in ordinary damages that A agreed to pay 1 lakh to B on 1st May. कि A एग्री हुआ कि वो पे करेगा 1 लाख रुपए B को कब, 1 मई को। A failed to pay on that day. A is liable to pay. अब A क्या हुआ, उस डेट को वो पे करने से कासिर रहा, पे करने से भाग गया। अब क्या है कि ए लाइबल है कि वो बी को पे करे
द प्रिंसिपल सम एंड इंटरेस्ट ऑन इट, कि एक जो उसकी प्रिंसिपल सम थी 1000 रुपये और जो उसका ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी उसको पे करने का पाबंद होगा। आगे आ जाए, नंबर बी पे है कि स्पेशल डैमेजेस। द स्पेशल डैमेजेस आर पेएबल टू एग्रीड पार्टी अंडर दी सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें एग्रीड पार्टी को कुछ स्पेशल डैमेजेस दिए जाते हैं। द पार्टीज मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस विच में क्रिएट स्पेशल डैमेजेस। जो पार्टीज हैं वो बिल्कुल उस बात से आगाह होंगी, उन हालात से और उन सर्कमस्टेंसेस से जो क्रिएट किए गए, जिन्होंने क्रिएट किए स्पेशल डैमेजेस। These damages include indirect loss which may arise due to breach of contract। ये breach of contract की शेप में indirect loss भी हो सकता है। The other party must be informed about the possibility of special damages। जो दूसरी पार्टी है वो ज़रूरी तौर पर इन्फॉर्म करेगी about the possibility of the special damages section 73। ठीक है, वो कहता है कि यहाँ पे वो बता रहा है एक ऐसा लॉस जो पर्सन को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हासिल होता है, उसे हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं। ऐसे नुकसान जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से हुए और जो दूसरा नुकसान हुआ तो उसमें वो चीज़ भी शामिल होती है। ये कुछ ऐसी शराइत हैं जिसमें स्पेशल डैमेजेस शुमार होता है। ये एक और चीज़ अपने जहन में रखें कि स्पेशल डैमेजेस आप तब ही ले सकते हैं जबकि पार्टी को कोई स्पेशल डैमेजेस हुआ हो। दोनों पार्टीज़ को पता था कि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से लॉस हो सकता है। दोनों को पता होना लाजमी है कि दोनों पार्टीज़ को इस बारे में आगाह होना चाहिए कि अगर ये कुछ होता है तो उसकी वजह से, इस लॉस की वजह से, इस सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये स्पेशल डैमेजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो शर्त को देखें तो वो है जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ये भी शामिल बात होनी चाहिए थी कि अगर स्पेशल लॉस हुआ तो उसके एवज स्पेशल डैमेजेस रिसीव किए जाएंगे। यानी कि ये 3 शराइत हैं वो स्पेशल डैमेजेस में। वो कहता है कि अगर ये फुलफिल होती हैं तो आप स्पेशल डैमेजेस लेने के अहल हैं, वरना आप अहल नहीं होंगे। 1 पे था कि स्पेशल डैमेजेस तब लिए जाएंगे जब एक पार्टी को कोई स्पेशल डैमेज होगा या कोई लॉस होता है तो उसकी वजह से स्पेशल डैमेजेस क्रिएट हो सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ये बात भी शामिल हो गई कि अगर ये स्पेशल लॉस हुआ तो आपको स्पेशल डैमेजेस देना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम फोडर को ले लेते हैं। फोडर कहते हैं गाय का चारा। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया रेलवे कंपनी से कि रेलवे कंपनी जो फोडर है ट्रांसपोर्ट करेगी फलां जगह पर जहां पर गाय का मेला लगा हुआ है, और उसने रेलवे कंपनी को जो ये सामान फोडर लेके जाएगी ये पहले से ही बार करा दिया, उसको बता दिया कि जो आप फूड ला रहे हैं वो कैटल फेयर के लिए है। ये अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं कैटल फेयर, जो बी को पता था और उसने रेलवे वालों को भी बता दिया था। अगर फोडर टाइम पर नहीं पहुंचा तो बी को स्पेशल लॉस होगा। अगर डिलीवरी लेट हो गई तो वो सिर्फ बी टाइम पर फोडर नहीं दे पाया, ये तो जनरल लॉस हो गया ना कि वो उसने उसको पूरा ही नहीं किया। अगर उसको टाइम पे उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सका, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सका, तो वो एक जनरली बात है कि उसको तो वो उसकी चीज़ का लॉस हो गई होगा। लेकिन वो कहता है कि इसके साथ साथ उसे साथ में जो फ़रोख्त करने पर प्रॉफिट होना था वो भी रेलवे से लेगा। ठीक है, जो उसने प्रॉफिट की रेशो जो शरह रखी हुई थी, अगर वो एक तो टाइम पे नहीं पहुंची ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी, एक तो ये जनरल लॉस हुआ ही हुआ, और उसने कहा कि अगर ये नहीं पहुंचता तो एक स्पेशल जो लॉस है वो है मेरा
कि जो उसके ऊपर इतना जो शरह है, जो प्रॉफिट है, वो भी मुझे नहीं मिलेगा, तो वो मुझे कौन अदा करेगा? रेलवे अदा करेगा। क्योंकि जब टाइम पर डिलीवरी नहीं होगी तो फ़रोख्त नहीं होगी, और फ़रोख्त ना होने की वजह से प्रॉफिट भी नहीं होगा। और बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि बी कॉन्टैक्ट सी टू बाय आयरन फ्रॉम 1 लाख। बी ने कॉन्टैक्ट किया सी से कि वो आयरन खरीदेगा 1 लाख का। बी इन्फॉर्म सी अबाउट द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और बी ने क्या किया? जो पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में सी को भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब सी क्या हुआ? नाकाम रहा सप्लाई करने में। अब सी क्या है? वो लाइबल होगा स्पेशल डैमेजेस के लिए, एज ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था या जो भी था, उसने पहले ही सी को बता दिया था कि अगर आप मुझे सप्लाई नहीं करेंगे तो ये मुझे स्पेशल जो लॉस है वो मुझे बेयर करने पड़ेगा। तो अब जो सी है वो भी स्पेशल डैमेजेस देगा, क्योंकि बी ने उसको पहले से ही पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो जो स्पेशल चीज़ जो है उसको पहले बता दी हुई थी। ठीक है, अब सी पे आ जाएं जी। एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस, द एग्जाम्पलरी डैमेजेस आर अवार्डेड नॉट टू कंपनसेट द एग्रीड पार्टी बट टू पनिश द गिल्टी पार्टी। कि महज इसका जो एग्जाम्पलरी डैमेजेस होते हैं, इसका महज ये मकसद नहीं होता कि कंपनसेट किया जाए एग्रीड पार्टी को, बल्कि एक तरह की सज़ा होती है जो गिल्टी पार्टी, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को दी जाती है, ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना करे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप किसी की शोहरत या गुडविल पर अटैक करते हैं और उसको उस वजह से जो डैमेजेस होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो वो नुकसान तो होता ही होता है, मगर कई बार कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है और उसकी गुडविल जो गुडविल है उसको इफ़ेक्ट करता है। और इस पर जब कोर्ट को लगता है कि जनरल डैमेजेस इसके लिए काफ़ी नहीं है, तो वहाँ पर कोर्ट एग्जाम्पलरी डैमेजेस देने का भी हुक्म कर सकती है। सिर्फ एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना मकसूद नहीं होता, बल्कि दूसरी पार्टी को सज़ा के तौर पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस लगाए जाते हैं, ताकि आइंदा किसी और के साथ कोई पार्टी दूसरी पार्टी के साथ या उसकी रेपुटेशन या उसकी गुडविल के साथ ना खेले। इसके बारे में भी एक बड़ा ही मशहूर लॉ केस लॉ है, जेफरसन वर्सेस पास्कल। ये एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट था। वैसे तो हम देखते हैं कि मैरिज के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, मगर ये जो केस है वो मैरिज पर है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन से शादी का कहा और सारा कुछ इंतज़ामात कर लिए गए, तो दूसरा बंदा शादी करने नहीं आया, उस वजह से जो खर्चा हुआ शादी में वो तो एक जनरल डैमेज हुआ। ठीक है, कि फलां ने फलां को शादी का वादा किया और एक सर्टन डेट जो है वो आ गई। अब उसने बारात लेके आना था, बजाय इसके कि वो बारात लेके आता, अब वो उसने आने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर एक तो जनरल डैमेजेस वो ये कि शादी पे जो खर्चा हो गया वो तो हुआ ही हुआ, ठीक है, मगर यहाँ पर लड़की की रेपुटेशन पर भी फ़र्क पड़ा है और लड़की के जज्बात को भी ठेस पहुँची है। ठीक है, कि कानून ये भी कहता है कि आप किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचा सकते, किसी के जज्बात से खेल नहीं सकते। ठीक है, अब क्योंकि वो बंदा जो है नहीं आया, तो जाहिर सी बात है वो जो शादी पर आए हुए लोग थे उन्होंने सोचा होगा और लाजमी तौर पर भी उनके जहन में आया होगा कि वो बंदा शादी करने क्यों नहीं आया, ऐसी क्या बात होगी जो ये वजह बनी कि उसने शादी करने से इनकार कर दिया और बारात नहीं लेके आया। ठीक है, अब उसके लिए लड़की की रेपुटेशन पे फ़र्क ये पड़ा कि वो लोग समझेंगे कि क्या इसकी कोई रेपुटेशन ख़राब थी या कोई और वजह थी। ठीक है, बहरहाल लड़की की जो रेपुटेशन पर जो फ़र्क पड़ा और उसके जज्बात को जो ठेस पहुंची,
अब लड़की की, अब जाहिर सी बात है कोई और जो जब शादी करने लगेगा तो 100 बार सोचेगा यार ये वही लड़की है ना कि जिसकी पहले भी शादी बारात वाले दिन ही टूट चुकी थी। जब ये उसकी शादी हो रही थी तो वो लड़का नहीं आया। तो जाहिर सी बात है हर किसी को एक तहफ़्फ़ुज़ात तो होते ही हैं कि आया कि क्या वजह थी या क्यों नहीं आ सका। ठीक है, तो बहरहाल लड़की के जज्बात भी मजरूह हुए। ठीक है, तो अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है वो एक जनरल डैमेजेस भी देगी और उसके साथ साथ कोर्ट एक मिसाली जुर्माना, एक एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी लगाएगी ताकि कोई आगे ऐसा कुछ इस तरह से ना करे कि किसी के जज्बात से खेला जाए या किसी के जज्बात मजरूह हों। ठीक है, अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिसाल के तौर पे किसी ट्रेडर का चेक जो है वो बाउंस कर दिया गया बगैर किसी माकूल वजह के, जबकि अकाउंट में बैलेंस मौजूद था। अब इसे क्या हुआ कि ट्रेडर की साख मुतासिर हुई क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो उससे लेन देन करने में एहतियात बरतेंगे कि इन्हें हो सकता है कि ऐसी क्या वजह बनी कि उसका चेक बाउंस हो गया। ठीक है, और उसकी रेपुटेशन जो है वो इस वजह से मुतासिर होगी और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, वो भी इफ़ेक्ट होगी। तो हर कोई अब उससे लेन देन करने से पहले सोचेगा कि क्या इससे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या ना किया जाए, और इसका जो एक दफ़ा जो चेक बाउंस हुआ था तो उसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, अब उसके लिए इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर हुई, वो कोर्ट से जाके रजू कर सकता है कि बगैर किसी माकूल वजह के मेरा चेक बाउंस कर दिया गया और ये जो है मेरी गुडविल जो है, मेरी रेपुटेशन जो है, मेरी जो क्रेडिबिलिटी है वो उससे मुतासिर हुई है। तो कोर्ट को जहाँ पे लगेगा कि हाँ बात तो ठीक है, कोई बगैर माकूल वजह के चेक को बाउंस कर दिया गया है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी गुडविल पर या रेपुटेशन पे जाता है, तो कोर्ट ऐसा करेगी कि उसको स्पेशल डैमेजेस दिलवाएगी। ठीक है, ताकि कोई ऐसा मज़ीद कोई किसी के साथ ऐसा ना करे कि उसकी रेपुटेशन या क्रेडिबिलिटी को नुकसान हो। नेक्स्ट है जी लिक्विडेटेड डैमेजेस। द लिक्विडेटेड डैमेजेस आर मेंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज। In case of breach of contract, the court allows the aggrieved party to recover reasonable damages not exceeding the amount already agreed. कि कोर्ट क्या करेगी, उसको अलाउ करेगी एग्रीड पार्टी को कि वो रिकवर कर ले रीजनेबल डैमेजेस जो बनते हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस की हुई अमाउंट से ज़्यादा ना हो। द इफ़ द एक्चुअल लॉस इज़ मोर देन द एग्रीड अमाउंट, द डैमेजेस पेबल विल नॉट बी मोर देन द एग्रीड अमाउंट। वो कहता है कि बेशक उसका एक्चुअल लॉस जो है वो एग्रीड अमाउंट से ज़्यादा भी हो जाता है तो जो डैमेजेस हैं विल नॉट बी मोर देन दी एग्रीड अमाउंट, वो एग्रीड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होंगे। सेक्शन 74। ठीक है, ए एग्रीड टू पे 20,000 एंड डैमेजेस टू बी इफ़ ही फेल टू पे 5 लाख ऑन ए स्पेसिफाइड डे। कि ए एग्रीड हुआ कि वो बी को 20,000 देगा एज डैमेजेस कि अगर वो 5 लाख की पेमेंट करने से स्पेसिफाइड डे से कासिर रहा। ए एग्रीड हुआ कि वो 20,000 एज ए डैमेजेस पे करेगा बी को कि अगर वो 5 लाख की डिलीवरी करने से कासिर रहा ऑन स्पेसिफाइड डे। A failed to pay on that day, B can recover damages not exceeding 20,000। अब चाहे वो 5 लाख रुपए उसको नहीं मिले और उसका नुकसान ज़्यादा हुआ हो। ठीक है, नुकसान कैसे ज़्यादा हुआ हो कि उसने नेक्स्ट कहीं और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि मैं 5 लाख की ये गुड्स ये चीज़ें लूँगा और उसमें मुझे इतने का प्रॉफिट होगा। वो हो सकता है कि प्रॉफिट भी लाखों में हो। ठीक है, मगर अब वो कहता है कि जो स्पेसिफाइड अमाउंट थी पहले से तयशुदा वो 20,000 थी, तो अगर वो पे करने से कासिर भी रहता है या पे नहीं कर सकता तो उसकी जो
अजाला की अमाउंट होगी वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त खुद ही फैसला करें कि अगर मुस्तकबिल में कोई भी पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी तो वो इतना जुर्माना या डैमेज अदा करेगी, एग्रीड पार्टी वो डैमेज लेगी और कोर्ट पहले से तयशुदा डैमेज को रकम को ना बढ़ा सकती है और ना घटा सकती है। लेकिन एक और बात यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र है, ये तो आ जाता है डैमेज की सूरत में जो कि उन्होंने पहले से तय किया हुआ था। अगर यहाँ पे पेनल्टी होती, ठीक है, अगर पेनल्टी होती तो डैमेज और पेनल्टी में फ़र्क ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का डैमेज हुआ तो क्लेम भी 1 लाख का किया जाएगा, ठीक है। तो अगर पेनल्टी की सूरत में देखा जाए तो वो पेनल्टी की अमाउंट बहुत ज़्यादा भी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो 5 लाख का और उसने पेनल्टी की सूरत रख दी हो कि अगर तुमने 5 लाख ना दिए ना तो तुम मुझे 5 की बजाय 10 लाख दोगे फिर, ठीक है। तो वो जो है जो पेनल्टी की सूरत में है वो डबल या कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से ज़्यादा हो सकती है, मगर जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं वो जो पहले तयशुदा हैं वो ज़्यादा नहीं हो सकते। ये फ़र्क है पेनल्टी और डैमेजेस में। मतलब मकसद जो होता है कि वो दूसरी पार्टी को पनिश करना होता है, उसको सज़ा देनी होती है, और वो जो पेनल्टी की सूरत में जो पनिश किया जाएगा वो ज़्यादा भी हो सकती है। मगर इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर देंगे कि पेनल्टी का लॉस से कोई लेना देना नहीं होता, ये बस सज़ा होती है। मगर यहाँ पर कोर्ट जो है वो पेनल्टी को बढ़ा या घटा सकती है। इस पॉइंट के शुरू में पढ़ा था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस को कोर्ट बढ़ा या घटा नहीं सकती, मगर पेनल्टी को घटा या बढ़ा सकती है। अब क्योंकि कोर्ट ये देखेगी कि आया उसकी इतनी साख भी है कि वो इतनी पेनल्टी पे कर सके, ठीक है, देना उसने 5 लाख था, अब वो पेनल्टी की मद में वो 10 लाख जमा करवाए, ऐसा कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो उस सूरत में जो कोर्ट है वो पेनल्टी को बढ़ा या घटा सकती है। अब आगे आ जाते हैं, वो हैं जी नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल होते हैं मामूली से, ठीक है। द नॉमिनल डैमेजेस आर अवार्डेड व्हेन द अग्रीड पार्टी डज नॉट सफ़र एनी मॉनेटरी लॉस। कि अगर किसी पार्टी को मॉनेटरी लॉस नहीं भी होता ना तो फिर भी वो क्या आते हैं कि नॉमिनल डैमेजेस क्या हैं अवार्ड किए जाते हैं। वो किस लिए किए जाते हैं, उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि दूसरी पार्टी को वार्निंग की जाए, दूसरी पार्टी को वार्न किया जाए कि वो नेक्स्ट ऐसा कुछ ना करे। They are small in amount. They are awarded to recognize the rights of the aggrieved party. The court has direction. In this case, the court may refuse to award damages. The court may direction. In this case, the court may refuse to award damages. कि कोर्ट क्या है, इस कोर्ट में इस केस में डायरेक्शन भी दे सकती है और रिफ्यूज़ भी कर सकती है डैमेजेस को अवार्ड करने में, क्योंकि एक्चुअल में जो पार्टी को लॉस हुआ होता है वो नहीं भी होता, लेकिन ये क्या एक सिचुएशन होती है कि दूसरी पार्टी को सिर्फ वार्न किया जाए। B promises to sell cement to C for 500 per bag. B does not supply the cement. C buys cement from someone else at the remaining price. C is entitled to nominal damages. कि उसको चाहे वो रिकवरी नहीं हुई उसी अमाउंट पे जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसी अमाउंट पर उसने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करके सीमेंट ले ली, ठीक है। अब उसको नुकसान तो नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वही सेम थी। अगर उससे भी वो 500 की ले रहा था तो अगर उसने किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहाँ से भी उसको जो बोली पड़ी वो 500 रुपये की पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से जब क्लेम किए जाते हैं एग्रीड पार्टी को बेशक उसका कोई नुकसान नहीं हुआ होता, ऐसे डैमेज इसलिए क्लेम किए जाते हैं कि दूसरी पार्टी को वार्निंग दी जाती है कि कुछ ऐसा नेक्स्ट में ना हो। ये इसलिए भी किया जाता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की आपको सज़ा मिलनी चाहिए।
वो सज़ा क्या होगी कि आप ही कहेंगे कि नॉमिनल डैमेजेस, क्या नॉमिनल डैमेजेस होंगे। तो उसका मकसद ये होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहे तो जो बिज़नेस की साख है वो तो मुतासिर होती है ना, कि पता चले कि ये इस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट ना करो, कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं करता, या दूसरी पार्टी की तरफ से कि वो कहे कि मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूं, कि ये तो बिज़नेस के जो डिसिप्लिन है उसको समझता नहीं है, और अगर उसको उसी कीमत पे कोई किसी और जगह से वो चीज़ ना मिलती तो उसको नुकसान तो हो जाना था। ठीक है, अब उस बिज़नेस की साख को जो फॉर दी मेंटेन द बिज़नेस डिसिप्लिन, तो ये नॉमिनल डैमेजेस जो हैं वो क्लेम किए जाते हैं। डैमेजेस थोड़े या ज़्यादा की नहीं होती, और जब किसी पार्टी को अगर वार्निंग दी जाती है या उसको कोई पनिश किया जाता है तो वहाँ पे नॉमिनल डैमेजेस या इस तरह की कोई बात नहीं होती। बात ये होती है कि पार्टी को सबक सिखाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट का जो अमल होता है वो बहुत लेंथी होता है, और आखिर जो पार्टी है वो खुद तंग आ जाती है। ठीक है, चाहे वो डैमेजेस नॉमिनल हैं, लेकिन पार्टी क्या है वो खुद तंग आ जाएगी उस कोर्ट के प्रोसीजर से। तो मकसद यही होता है कि पार्टी को वार्न किया जाए कि नेक्स्ट किसी के साथ ऐसा वो ना करे। नेक्स्ट है नंबर 3 पे, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। द टर्म क्वांटम मेरिट मीन्स पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन। यानी क्वांटम मेरिट हम कह सकते हैं कि एज मच एज अर्नड। जब एक पार्टी दूसरे पर्सन की रिक्वेस्ट पर कुछ गुड्स सप्लाई करती है तो दूसरी पार्टी को जो गुड्स वो सप्लाई कर रहे हैं अगर वो उसका कंपनसेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त नहीं मुकर्रर हुआ, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो बदले में इतना कंपनसेशन अदा करना पड़ेगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया, तो उस केस में कानून खुद डिसाइड करता है कि कितना कंपनसेट होना चाहिए या कितनी और क्या कंपनसेशन बनती है, ये हालात को देखकर पता चलता है। द टर्म क्वांटम मेरिट means payment in proportion to the work done. When a person has done some work under the contract and the other party cancel the contract, or an event happens which makes the performance of contract impossible, कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जिसकी परफॉर्मेंस है वो उसको नामुमकिन बना देता है, तो ऐसी पार्टी वो क्या कर सकती है, क्लेम रिम्यूनरेशन फॉर द वर्क ऑलरेडी डन, उसके बदले में अपनी क्लेम कर सकती है या रिम्यूनरेशन को जो उसने पहले से वर्क जो है वो किया हुआ है। द एग्रीड पार्टी में सू फॉर क्वांटम मेरिट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, वो कहता है कि इन कुछ केसेस हैं जिसमें जो पार्टी है वो सू कर सकती है क्वांटम मेरिट में। ठीक है, ए पे है when some work has been done and accepted, जो कुछ भी जो एक प्रपोर्शन था काम का वो अदा कर दिया गया और एक्सेप्टेड किया, कबूल किया गया, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड बिफोर कंप्लीशन, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाइड हो गया अपनी कंप्लीशन से पहले। बी पे है व्हेन अ पर्सन डज सम एक्ट विदाउट एन एग्रीमेंट अबाउट रेम्यूनरेशन एंड द पार्टी एंजॉय द बेनिफिट। रेम्यूनरेशन होता है कि मनी पेड फॉर वर्क और सर्विसेज, कि जहाँ पे एक पर्सन ने कि जब एक बंदे ने बगैर रेम्यूनरेशन तय किए, एग्रीमेंट किए हुए कुछ ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से दूसरी पार्टी ने एंजॉय किया उसके बेनिफिट को। ठीक है, when a person does some act with the intention of receiving payment and other party enjoys the benefit, कि जहाँ पे वो इंटेंशन थी कि वो कुछ उस एक्ट के बदले में कुछ पेमेंट रिसीव करेगा और वो जो एक्ट था उस पे अदर पार्टी ने एंजॉय और बेनिफिट रिसीव किया। when the contract is divisible and the party has enjoyed the benefit of the partial performance। डिविजिबल मतलब कैपेबल ऑफ डिवाइड,
तकसीम, कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिवाइजेबल था और जो पार्टी है उसने बेनिफिट भी एंजॉय किए उसके पार्शल परफॉर्मेंस के। और ए पे है व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी जो है वो दूसरी को प्रिवेंट्स रोकती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से या उसको कंप्लीट करने से। व्हेन एन इंडिविजिबल वर्क इज परफॉर्म बैडली, जब जो इंडिविजिबल वर्क है वो बुरे तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो मिसाल के तौर पे हम एक और एग्जांपल भी ये भी पुट कर सकते हैं कि ए ने बी से वादा किया कि वो उसके लिए घर बना के देगा 50,000 रुपये में। ठीक है, अब ए ने काम शुरू कर दिया मगर मुकम्मल होने से पहले बी ने उसे रोक दिया ए को, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया। अब वो तो काम कर रहा था और उसने अपना जो एक्ट था, जो अपना काम था, वो परफॉर्म किया हुआ था और मुकम्मल भी कुछ किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर ए केस कर सकता है बी पर कि मैंने जितना काम किया है मुझे उसके पैसे चाहिए। अब कानून तय करेगा कि ये हालात किस तरह के थे, कितनी कंपनसेशन बनती है और कितना उसने अपने काम को कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाइए, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब जो है, जो परफॉर्मिंग है कॉन्ट्रैक्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक होनी चाहिए। द कोर्ट में ऑर्डर द गिल्टी पार्टी टू कंप्लीट हिज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट क्या है, वो गिल्टी पार्टी को ऑर्डर कर सकती है कि वो जो अपनी जो उसकी जिम्मेवारियां हैं उनको मुकम्मल करे कॉन्ट्रैक्ट की शराइत के मुताबिक। इफ़ इट इज़ ए डिस्क्रिशनरी रेमेडी, it is granted when the aggrieved party satisfies the court that the remedy for damages is inadequate. The aggrieved party can sue for specific performance in the following cases. A पे है when the monetary compensation is not an adequate remedy, जो उसकी पेमेंट होती है, जो मोनेटरी कंपनसेशन पैसों की मद में, वो समझता है कि वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। When it is difficult to calculate the actual damages, जब जो एक्चुअल damages हैं उनका अंदाज़ा जो है, उनको कैलकुलेट करना जो है वो मुश्किल हो। When compensation in money cannot be obtained, जो उसकी कंपनसेशन है वो पैसे की सूरत, महज पैसे की सूरत में नहीं हासिल की जा सकती। मतलब कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर आपको लगता है कि सिर्फ कंपनसेशन ही मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मतलब आप कहें कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मगर कोर्ट दूसरी पार्टी से कहे कि वो अपना वादा पूरा करे, क्योंकि कंपनसेशन जो है वो मेरा पूरा और सही नेमुल बदल नहीं है। क्योंकि अगर हम जनरली देखें तो वहाँ पे होता है कि एग्रीड पार्टी को कंपनसेशन दिया जाता है, उसको कंपनसेट किया जाता है, उसका क्लेम जो है वो उसको अदा किया जाता है। लेकिन कहीं पे वो कहते हैं कि मेरी ये कंपनसेशन जो पैसे की सूरत में है, ये इसका अजाला पैसे की सूरत में नहीं हो सकता, तो लिहाजा जो कोर्ट है वो दूसरी पार्टी को कहे कि वो अपने हिस्से का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करे, क्योंकि जो मुझे कंपनसेट किया जाएगा, जो मुझे पैसे दिए जाएंगे, वो मेरे अजाले के नुकसान के लिए सही नेमुल बदल नहीं है और नहीं हो सकते। तो कोर्ट क्या है, उसको डायरेक्शन करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एग्रीव पार्टी के केस करने पर। ठीक है, मिसाल के तौर पे ए जो है एक ख़ास जगह पर अपने लिए एक घर ढूंढ रहा था जहाँ पे उसको घर लेना मकसूद था, और उसे वही जगह ही उसे घर चाहिए था, और उसे घर मिल जाता है, और वो बी जो है वो उस घर का मालिक है, और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है घर बेचने का। ठीक है, मगर बी क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो उसे बेचने से मना कर देता है। अब ए को बेचने के लिए, तो यहाँ पर बी जब मना करता है तो ए अब कह सकता है कि नहीं, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि
जो मैं चाह रहा था और उसी जगह पर जो मुझे घर मिल रहा है, तो अब मैं ये कैसे हो सकता है कि यहाँ से पैसे ले लूँ और उसी जगह पर तो वो मुझे चीज़ नहीं मिल सकती। ठीक है, जो मैंने खुद डिसाइड किया था और जो मुझे जगह चाहिए थी, अगर वो जगह पे मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही तो वो आप जो मुझे पैसे दे रहे हैं वो मेरे लिए नेमुल बदल नहीं है। ठीक है, तो अब वो कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट से रुजू करता है कि ये आप दूसरी पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कहें, तो लिहाजा वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं, मुझे घर ही चाहिए, और कोर्ट उसे घर बेचने पर मजबूर करे, डिसीजन करे और हेल्ड करे। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल नॉट बी गारंटेड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जाते। ठीक है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल नेचर का हो, मसलन पेंटिंग, टीचिंग, जहाँ डैमेजेस पूरे पूरे दे दिए जा सकें। ठीक है, लास्ट में आ जाएं, वो है जी सूट फॉर इंजंक्शन। A suit for injunction is the order of court by which a party is prevented from doing a particular act which he has promised to do, not to do. Generally, the court issues such order where the compensation in terms of money is not an adequate relief. इंजंक्शन क्या होता है कि जब आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आते हैं किसी पार्टी को वो काम करने से मना करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू रिस्ट्रेन अ पार्टी डूइंग समथिंग। ये भी एक बड़ा मशहूर केस है कि वार्नर ब्रदर वर्सेस नीलसन। वार्नर ब्रदर एक प्रोड्यूसर है और इनकी आपने मूवीज़ भी देखी होंगी कि इनकी मुख्तलिफ मूवीज़ आती हैं, और इनका एक केस है कि फिल्म एक्ट्रेस ने वार्नर ब्रदर से कॉन्टैक्ट किया कि वो 1 साल तक वार्नर ब्रदर के साथ काम करेगी और इस अरसे में वो किसी और प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करेगी। अब उसी साल में उसने किसी और प्रोड्यूसर के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, तो अब वार्नर ब्रदर जो हैं वो कोर्ट से जाके उन्होंने वो उसके दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम करने के लिए एक स्टे ले लिया, एक इंजंक्शन ले ली कि उसको उस काम करने से रोका जाए, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल तक हमारे साथ है और इसने उसमें ये बताया हुआ है कि जब तक इस 1 साल में जो हमारे साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है इसी दौरान वो किसी और प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। तो अब अदालत क्या है, वो उसको एक्ट्रेस को रोक देती है कि आप इस 1 साल के दरमियान किसी और प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप जो हैं वो बाउंड हैं वार्नर ब्रदर्स के लिए। 1 साल तक जो आप काम करेंगी वो वार्नर ब्रदर्स के लिए ही करेंगी। ये था हमारा आज का लेक्चर और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिस्कस किया और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और बुक भी साथ लेके बैठते हैं तो मुझे नहीं ख्याल कि आपको कोई चीज़ कोई बेग रह जाती हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको मसला है या प्रॉब्लम है तो आप क्या है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और जब हमारी क्लास होती है तो आप उसको उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।